अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के पस मंज़र में अहम तरीन ख़बरों को तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत फिर से खारिज, फसादी गिरोह अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर। शर्जील इमाम की ज़मानत की समाअत भी 1 महीने के लिए टली, अगली समाअत 29 अप्रैल को करने का जज का हुक्म। रूस के हमले में एक और सहाफ़ी की यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में मौत, अब तक 5 सहाफ़ी गंवा चुके हैं जान। सीरिया में कीमियाई हमलों पर खामोश नाटो यूक्रेन में फिक्रमंद, यूक्रेन की मदद का किया ऐलान लेकिन फ़ौज भेजने से किया गुरेज। रूस से अपने यहूदी दोस्त ज़ेलेंस्की हुकूमत को बचाने ब्रसेल्स में यहूदी जर्मन चांसलर शोलिस ने बुलाया इजलास, दुनिया की 7 बड़ी सनती ताकतों के रहनुमाओं ने की शिरकत। फरवरी 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात के सिलसिले में 14 सितंबर 2020 से गिरफ्तार स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत को दिल्ली की एक अदालत ने फिर से खारिज कर दिया है। फसादात की साजिश रचने के इल्ज़ाम में उनकी दरख्वास्त ज़मानत पहले 14 मार्च, फिर 21 मार्च और आखिर में 23 मार्च को मौखर कर दी गई थी। इससे कबल अदालत ने उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला 3 बार मौखर कर दिया था। उमर पर UAPA और दीगर IPC एक्ट्स के तहत इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि असल दंगाई जो हुकूमत के तख्त पर बैठे हैं वो अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। CA मुखालिफ मुजाहरों के बाद मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्द ग्रोहों ने दिल्ली के दंगों में झोंक दिया था और बजाय इसके कि असल कातिल को फौरी गिरफ्तार किया जाता, पुलिस के रूबरू खड़े होकर वो फसादात की धमकी देते रहे। उमर खालिद के मामले में उनके वकील ने अदालत में इल्ज़ामात की मुखालिफत की थी और कहा था कि उनकी तकरीर हम आहंगी और आइन के बारे में थी, जो कि कोई जुर्म नहीं है। उमर खालिद ही की तरह दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट में JNU के तालिब इल्म शर्जील इमाम की ज़मानत की अर्ज़ी की मुखालिफत की है। उन्हें CA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान मुबैना इश्तिआल अंगेज़ी तकारीर करने के इल्ज़ाम में साल 2019 में गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 24 जनवरी को ज़मानत की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला सुनाया और जिसे इमाम ने चैलेंज किया है वो वाज़ेह कानूनी तौर पर दुरुस्त है और इसमें कोई उनसे नहीं है जिसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट मुदाखलत करे। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दोल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच अगले महीने 29 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेगी। शर्जील इमाम की तरफ से पेश होने वाले वकील ने समाअत की जल्द तारीख की दरख्वास्त की तो बेंच ने कहा कि अदालत को हरासा न करे और अदालत को डराने की कोशिश न की जाए। नाज़रीन, अब बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले यूक्रेन का हाल जानते हैं। तो 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है रूस के यूक्रेन पर हमलों को और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में गुज़िश्ता रोज़ हुए हमले में एक और खातून सहाफ़ी की हलाकत की इत्तला मिली है। ये सहाफ़ी रूसी खातून थी और एक ऑनलाइन तहक़ीक़ाती मैगज़ीन द इनसाइडर के लिए काम करती थी। वो कीव के एक मफाज़ाती इलाके में जंगी तबाही के बारे में रिपोर्टिंग कर रही थी कि एक रॉकेट हमले में वो हलाक हो चुकी है। इस खातून का नाम बाउलिना है और इससे कबल रूसी सदर पुतिन के मुखालिफ रूसी रहनुमा अलेक्सी नावल्नी के क़ायम करदा फाउंडेशन के लिए वो काम करती थी। 1 माह से जारी यूक्रेन की जंग में अब तक मजमूई तौर पर 5 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा है कि रूस को G20 मालिक के ग्रुप से निकाल देना चाहिए। इधर मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में कई मालिक को तहत करने वाला नेटो इत्तेहादी ग्रुप यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद तशवीश और इंतहाई फ़िक्र में मुब्तला है, लेकिन वो दीगर मुल्कों की तरह रूस को धमका नहीं सकता, ना ही हमला कर सकते हैं, क्योंकि रूस ने ढके छुपे अंदाज में ही सही उसे रोकने पर जौहरी हथियारों की धमकी दे रखी है। शाम, इराक़ और फ़लस्तीन में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठा नाटो इत्तेहाद ग्रुप अब यूक्रेन पर कीमियाई हमलों का बहाना बनाकर यहाँ दिफाई सामान फराहम करने का इरादा रखता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने इस सिमत में कहा है कि नाटो कीमियाई और जौहरी हथियारों के खिलाफ अपने दिफा को तेज़ कर रहा है। जुमेरात को सरबराही इजलास में नेटो रहनुमाओं ने यूक्रेन को कीमियाई हथियारों के हमले से बचाने में मदद फराहम करने के लिए सामान भेजने पर रजामंदी जाहिर की। स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक नेटो के 30 इत्तेहादी ममालिक अपनी तैयारियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन नाटो मालिक यूक्रेन में अपनी फ़ौज या जंगी तैयारियां नहीं भेजेंगे क्योंकि इससे रूस मज़ीद मुश्तिल होगा और फिर रूस यूक्रेन के बजाय इन मालिक से निमटने में लग जाएगा और इस तरह पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। यहूदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिस की दावत पर दुनिया की 7 बड़ी सनती ताकतों के रहनुमाओं ने अपने यहूदी दोस्त ज़ेलेंस्की की हुकूमत बचाने ब्रसेल्स में मुज़ाकरात की। उधर यूरोपीय यूनियन की एक समिट भी यूक्रेन के लिए एक जहती फ़ंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन तीनों सरबराही इजलासों में अमरीकी सदर जो बाइडन भी शरीक हुए। इस मौके पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात के रोज़ मगरबी ममालिक से अपील की कि वो रूसी फ़ौजी हमले का मुकाबला करने के लिए संजीदा इक़दाम करें। ज़ेलेंस्की ने यह अपील ब्रसेल्स में होने वाले नाटो के एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस G7 की सरबराही मुलाकात और यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास के मौके पर कही। इधर चीन और अफगानिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी जुमेरात को अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल पहुँच गए हैं।
کابل کے ہوائی اڈے پر زی کا استقبال ان کے افغان ہم منصب نے کیا۔ چین ایشیائی خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے اپنے اہم صنعتی منصوبوں کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ چین اور طالبان حکومت کے تعلقات اگرچہ اچھے ہیں، لیکن دیگر ممالک کی طرح چین نے بھی ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں کابل کا کنٹرول حاصل کرنے اور طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آ جانے کے بعد سے کسی اعلیٰ چینی حکومتی عہدیدار کا افغانستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، لیکن خبروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔